हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो पिछला जो वीडियो था मेरा वो था न्यूक्लियर स्ट्रक्चर का एकदम बेसिक स्टार्टिंग। मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता के आ चुका हूं जो आप लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि अब नेक्स्ट जो टॉपिक जाएंगे उसको जानने के लिए बेसिक चीज़ का जब नॉलेज होना जरूरी है। तो मैं सजेस्ट करूँगा ये वीडियो देखने से पहले PDF पिछले वीडियो देख के आइए, उसके बाद ये वाला वीडियो देखिएगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मास एनर्जी इक्विवेलेंस, आइंस्टाइन का फेमस फार्मूला, उसके बाद मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, उसका कुछ बेसिक आपके साथ न्यूक्लियस का फंडा और मास के बारे में थोड़ा बात करेंगे, व्हाट इज मास। तो ज़्यादा देरी नहीं करके चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे, आज का वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है, आप लोगों को मज़ा भी आएगा। तो सबसे पहले जो हम लोग आप देखेंगे वो है न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर, वो है मास एनर्जी इक्विवेलेंस। मास एनर्जी इक्विवेलेंस। सो ये क्या है? ये आइंस्टाइन का सबसे फेमस इक्वेशन, आप लोग बचपन से जो पढ़ के आ रहे हैं, E=mc², इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। तो साल क्या था? 1905, मतलब 1905 में आइंस्टीन जो फेमस साइंटिस्ट सर अल्बर्ट आइंस्टीन, अपने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बात किया कि मास इज मेड अप ऑफ एनर्जी। मास इज मेड अप ऑफ एनर्जी या मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसको प्रेडिक्ट करते हुए आइंस्टाइन ने क्या कहा कि एक कुछ तो क्वांटिटी एनर्जी के साथ मास का रिलेशन है, क्योंकि एनर्जी और मास इक्विवेलेंस मतलब क्या है? मास इंक्रीजेस कहाँ पर होता है? जहाँ पर एनर्जी रहता है। मतलब आइंस्टाइन सजेस्ट किया मास इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं इसलिए धीरे धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि ये इक्वेशन आपको जिंदगी भर काम में देगा। और आप लोग रिलेटिविटी जब पढ़ेंगे, मैं भी लाऊंगा कुछ दिन में रिलेटिविटी के ऊपर वीडियोस, तब ये लेक्चर आपको याद आएगा, क्योंकि ये बेसिक फंडामेंटल है। इसके बाद और भी चीज़ हम लोग देखेंगे, जो कि मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और आइंस्टीन का जो ओरिजिनल जो फॉर्मूला था वो E=mc² नहीं था, वो था m=E/c²। आइंस्टीन ने ये वाला रिलेशन दिया था m=E/c², क्योंकि ये मोर फंडामेंटल है। मास इज इक्वल्स टू एनर्जी बाय स्पीड ऑफ लाइट। c क्या है? c स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज c और E इज एनर्जी। सो मास एनर्जी इक्विवेलेंस, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। समझ रहे हैं कहाँ से आ रहा है मास एनर्जी? मास एनर्जी बार बार क्यों बोल रहा हूँ? दिस इज द रिलेशन। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है कि अगर एक इधर तो मास मतलब एनर्जी का तो रहेगा, अगर एक कार रहा, अगर एक कार मतलब गाड़ी रहा, वो स्टेशनरी है और कुछ देर बाद चलता रहता है, तो किसका मास ज़्यादा है? ये आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए अच्छे से मैं बोल रहा हूँ, एक कार इज stationary and a car is moving with velocity v। एक कंडीशन दिया हुआ है, तो whose mass is greater? whose mass is greater? अब ये आपने क्या बोल दिया सर? एक कार है, स्टेशनरी हो मूविंग हो, कार का तो मास सेम ही रहेगा, लेकिन आपने क्या लिखा है? कार स्टेशनरी है, कार मूविंग विद वेलोसिटी v, तो किसका मास ज़्यादा होगा? तो ऐसे टाइप के कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आप लोग समझना स्टार्ट कीजिए, थोड़ा थोड़ा ऐसे करके सोचना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि अगर हम लोग एटॉमिक लेवल, सब एटॉमिक लेवल में जाके मास मेजर करें तो दोनों के बीच में मास का डिफरेंस आएगा। तो किसका मास ज़्यादा होगा? मास ज़्यादा होगा किसका? मूविंग कार का मास ग्रेटर होगा। इसका मतलब क्यों? m मूविंग इक्वल्स टू, अगर m अगर m मूव कर रहा है तो इसका मास तो m स्टेशनरी के बराबर तो होगा ही। मतलब जो कार रेस्ट में है वही कार तो मूव कर रहा है, तो जो कार मूविंग में है उसका मास तो स्टेशनरी के बराबर होगा ही, लेकिन एक एडिशनल एक मास आएगा जो है m एक्स्ट्रा। ये एडिशनल मास क्या है? जो हम लोग m एक्स्ट्रा है, ये एडिशनल मास है, वो क्या है? वो देखिए, दैट इज व्हाट इज m एक्स्ट्रा?
एम एक्स्ट्रा इज नथिंग बट एम एक्स्ट्रा इज ई बाई सी स्क्वायर, मतलब काइनेटिक एनर्जी जिस गाड़ी में जा रहा है उस गाड़ी का तो वेलोसिटी v के साथ जा रहा है, उसे काइनेटिक एनर्जी तो रहेगा। तो ई बाई सी स्क्वायर मैंने बोला था मास एनर्जी इक्विवेलेंट, तो काइनेटिक एनर्जी बाई सी स्क्वायर प्लस थर्मल एनर्जी भी तो रहेगा, थर्मल एनर्जी बाई सी स्क्वायर। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, एवरी इंजन सप्लाइज हीट, एवरी हीट इंजन में क्या आउटपुट होगा, हीट आएगा ही। तो जितना भी टाइप की एनर्जी है सबसे डिवाइडेड बाई सी, तो फिर एम मूविंग का क्या क्या मास हो जा रहा है, एम स्टेशनरी प्लस के ई बाई सी स्क्वायर प्लस थर्मल एनर्जी बाई सी स्क्वायर प्लस और भी फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन रहा जिस रास्ते से गाड़ी जा रहा है तो फ्रिक्शनल एनर्जी बाई सी स्क्वायर, मतलब फ्रिक्शनल एनर्जी बाई सी स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। अभी आप लोग बोलेंगे तो ये हम लोग रियल लाइफ में फेस क्यों नहीं करते, तो नॉर्मल आप लोग भी देखा, आप लोग एक स्टेशनरी खड़े हैं और आप लोग दौड़ रहे हैं, तो जब दौड़ेंगे आप, आपका मास ज़्यादा होगा क्योंकि आपके ऊपर एक्स्ट्रा जो फोर्स आएगा किसके, और ग्रेविटी के फोर्स की वजह से आएगा। तो आइंस्टीन के थ्योरी से हम लोग अगर कॉन्सेप्ट सोचने जाएं तो जब भी हम लोग मूव करेंगे तब हम लोग का मास ज़्यादा होगा, लेकिन वो नेग्लेक्ट क्यों होता है। अब क्वेश्चन है व्हाई वी नेग्लेक्ट, व्हाई वी नेग्लेक्ट। This is because it is divided by the square of velocity of light, 3 × 10⁸। अब उसका स्क्वायर करेंगे तो 9 × 10⁻16। किसी भी चीज़ को अगर इतने बड़े क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे वो नियरली इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, लेकिन नियरली इक्वल्स टू 0 नॉट 0। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सब एटॉमिक लेवल में जब लोग मेजर करेंगे तब आपका मास डिफर करेगा, नहीं तो आप लोग को लगेगा ऑल ओवर है। ठीक है, तो समझ रहे हैं ना क्या है, तो ये देख लीजिए। इसके बाद हम लोग जो देखेंगे वो है व्हाट इज मास। अभी हम लोग को देखना पड़ेगा व्हाट इज मास। सो देखिए मास क्या है, ये था मास एनर्जी इक्विवेलेंस, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब व्हाट इज मास, व्हाट इज मास। बहुत टाइम से साइंटिस्ट कंक्लूड नहीं कर पाए मास क्या है, मास क्या है, मास और वेट क्या है। इसके बारे में एक अल्टीमेट कंक्लूजन में बहुत साइंटिस्ट आए, जिसके बाद एक कंक्लूजन लास्ट में आया कि मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सिस्टम। मास इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सिस्टम। ये नोट डाउन कर लीजिए, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सिस्टम। तो अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सिस्टम मतलब क्या है। अब देखिए एक न्यूक्लियस किससे किससे बना है। अगर मैं देखूं ये एक एटम है, ये एटम के अंदर क्या है, एटम के अंदर ऐसा शेल है, शेल्स में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और बीच में न्यूक्लियस है। तो इस शेल में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। तो इधर इसका मास क्या हो जाएगा, इसका मास होगा, हम लोग किसके लिए होगा, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, इसके लिए एक मास आएगा। काइनेटिक एनर्जी किसके लिए रहेगा, काइनेटिक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसके लिए काइनेटिक एनर्जी रहेगा, इसके लिए एक मास आएगा। मतलब एटम का मास न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो चार्ज डिफरेंस, इसके लिए एक पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो रहा है। यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक तो मास आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी के लिए एक तो मास आ रहा है। इसको हम लोग न्यूक्लियस, अभी इस न्यूक्लियस को हम लोग फर्दर डिवाइड करेंगे तो न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स। तो इन दोनों के वजह से भी हम लोगों को मास आएगा। तो एक मैटर में, और ये एटम किससे बना है, एटम, या मैं इसको अगर पूरा सीक्वेंशियल सर्किट बनाऊं तो कैसा आएगा, ये एक मैटर है। मैटर इज मेड अप ऑफ इननंबरेबल एटम्स, यही है एटम्स। अभी एटम्स के अंदर भी रहता है तो सबके, इसका भी एक पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, एक काइनेटिक एनर्जी रहेगा, इसके लिए मास है। तो व्हाट इज मास, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। ये दिमाग में ये लाइन घुसा लीजिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ इतना बेसिक चीज़, क्योंकि अब अगर कहीं भी आप इंटरव्यू में जाएंगे, आप लोगों को पूछेगा व्हाट इज मास और आप लोग बता नहीं पाएंगे, तो आप उधर आप इंटरव्यू आप लोगों पर हंसेगा कि आप लोग मास के बारे में नहीं जानते। इसलिए सबसे पहले जान लीजिए व्हाट इज मास। तो ये नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग जो देखेंगे वो है मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी। अभी
जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट इज मास डिफेक्ट। दैट इज मास डिफेक्ट। अब व्हाट इज मास डिफेक्ट? अब सोचिए, मास डिफेक्ट मतलब एक डिफेक्ट आ रहा है जब न्यूक्लियस किससे तैयार होता है, न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो हम लोग एक एटम या मैटर क्रिएट कैसे हो, सब एटॉमिक मटेरियल से तो ऊपर आस्ते आस्ते उठा है, क्रिएशन कैसे होता है, मतलब एकदम टाइनी आयन से एटम बन कैसे तो क्रिएट होता है। सो यहाँ पर कुछ पॉजिटिवली चार्ज या कुछ में सोचिए ये न्यूक्लियॉन्स है, सब ये सब क्या है, न्यूक्लियॉन्स। ये मिलके क्या हुआ, एक न्यूक्लियस का तैयारी हुआ, एक न्यूक्लियस था, सब न्यूक्लियस मिलके क्या तैयार हुआ, न्यूक्लियस। इसको अगर मैं थोड़ा और बड़ा करके ड्राइंग करूं, इसको अगर ऐसे करके ड्राइंग करूं, ये सब न्यूक्लियॉन्स है, ये सब क्या है, न्यूक्लियॉन्स। ये क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ये क्या हो गया, सब मिलके न्यूक्लियस हो गया। तो हम लोग देखा गया एक्सपेरिमेंटली, एम ऑफ न्यूक्लियन ग्रेटर देन एम ऑफ न्यूक्लियस, मतलब व्हेन अ न्यूक्लियस इज क्रिएटेड फ्रॉम ए न्यूक्लियन, द मास ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑब्जर्व टू बी लेस देन द मास ऑफ द इंडिविजुअल न्यूक्लियंस। ये जो डिफेक्ट आता है, मतलब न्यूक्लियस के मास का कम क्यों हो जा रहा है न्यूक्लियन की वजह से, दिस डिफेक्ट ऑफ मास इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। इसको देखिए अच्छे से, कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर क्योंकि इस न्यूक्लियस के अंदर भी क्या है, ये सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ये सेम नंबर का इधर रहता है, लेकिन ये डिफरेंस की वजह से ही क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है, इसको ही हम लोग देखेंगे। और इस डिफरेंस को क्या बोलते हैं, इस डिफरेंस को बोलते हैं मास डिफेक्ट। इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सब मास डिसअपियर कहाँ हो जाता है, तो सम मास जो इधर डिसअपियर होता है, वो मास जो डिसअपियर होता है, मास इज डिसअपियर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। कहाँ से हम लोग मास एनर्जी इक्विवेलेंस में पढ़ के आ चुके हैं, एम इक्वल्स टू E/c², वो एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। क्योंकि जब भी न्यूक्लियस से न्यूक्लियस बनता है तब क्या होता है, एक चेंज आता है उन दोनों के अंदर, इसलिए डिफेक्ट होता है। अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, तो मास डिफेक्ट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल एम से। सो डेल एम इक्वल्स टू मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या हो जाएगा, सबसे पहले मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो हम लोग क्या हो जाएगा, एम पी में क्या लिख रहा हूँ, मास ऑफ प्रोटॉन। इसके कितना सारा प्रोटॉन है हम लोग को नहीं पता, इसलिए जेड एम पी मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू मास ऑफ इंडिविजुअल प्रोटॉन। तो क्या हो गया, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियंस प्लस कितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, वो है ए माइनस जेड, और ये क्या है, एम एन मतलब मास ऑफ न्यूट्रॉन। मैं लिख दे रहा हूँ साइड में, जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन, ए माइनस जेड इज number of neutrons. So और मास ऑफ न्यूक्लियस क्या है, माइनस एम एक्स, जहाँ पर एम एक्स इज मास ऑफ न्यूक्लियस। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये है मास डिफेक्ट, ये मास डिफेक्ट का फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन करके रख दीजिए। इसके बाद हम लोग जो देखेंगे वो है बाइंडिंग एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी, या इसे देखिए, हम लोग डेली इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, अगर एनर्जी रहा तो हम लोग फॉर्मूला क्या होता है, एम इक्वल्स टू E/c², डेली इक्वल्स टू डेल एम c², दैट इज जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम एक्स इंटू c²। इसको अगर c² को हम लोग देखेंगे तो ये क्या है, एनर्जी के फॉर्म में आ रहा है, तो एनर्जी किस में है, ये जूल में है। और जूल और यूवी के बीच में अगर हम लोग इसको लाना चाहें तो फॉर्मूला क्या है, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम एक्स इंटू 931.5 MeV। ये है एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला।
जहाँ पर डेली इज बाइंडिंग एनर्जी। अब व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी हम लोग देखेंगे। वो बोलने से पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला इस समय बोलूँगा। व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी? सो बाइंडिंग एनर्जी इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल द न्यूक्लियॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियस। मतलब बाइंडिंग एनर्जी समथिंग जिसको न्यूक्लियॉन्स को अगर सेपरेट करना है अपने न्यूक्लियस के अंदर से, तो वो चीज़ का नाम है बाइंडिंग एनर्जी। मैं लिख देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी that is daily. Binding energy is the amount of energy required to separate the nucleons from nucleus. This is binding energy. और स्टेबिलिटी के लिए मोर द बाइंडिंग एनर्जी मोर स्टेबल द न्यूक्लियस। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। एक बाइंडिंग एनर्जी एक एटम का, एक न्यूक्लियस का जितना होगा वो और भी ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर किसी चीज़ का बाइंडिंग एनर्जी कम है तो उस न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी कम है। क्योंकि ये क्यों आ रहा है? क्योंकि बाइंडिंग की डेफिनेशन देखिए, बाइंडिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम न्यूक्लियस। तो अगर बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रहेगा, न्यूक्लियस को सेपरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा। लेकिन बाइंडिंग एनर्जी अगर कम रहा, थोड़े से एनर्जी में न्यूक्लियस सेपरेट हो जाएगा। तो अगर कम बाइंडिंग एनर्जी रहा तो एटम है लेस स्टेबल, मोर बाइंडिंग एनर्जी तो एटम है मोर स्टेबल। तो आज के टॉपिक में मैं यही तक रुकूंगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा इस वीडियो में, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, उसका मास के बारे में, उसका मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे रेडियो एक्टिविटी के ऊपर। तो ये वीडियो शायद थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन मैं छोटा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसी वीडियो के अंदर अगर मैं रेडियो एक्टिविटी शुरू कर देता तो आप लोग का दिमाग में नहीं घुसता। मैं तो करने से तो कर सकता ही था, लेकिन हर कुछ एक साथ नहीं होता। तो पार्ट बाय पार्ट डेली वीडियोस अपलोड हो रहा है, तो थोड़ा थोड़ा करके फिजिक्स पढ़ते रहिए। फिजिक्स पढ़ने में आप लोगों को भी मज़ा आ रहा, मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आ रहा। तो आप लोग भी फीडबैक दीजिए कमेंट्स में कैसा लग रहा है। तो इसमें अगर कुछ डाउट रहा, और हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप लोग चाहें कि मैं प्रॉब्लम्स भी कराऊँ इस टॉपिक के ऊपर तो वो भी कमेंट में कीजिएगा। तो कमेंट में बोलिए कि अब मैं प्रॉब्लम्स कराऊँ तो मैं प्रॉब्लम्स भी कराऊंगा। NCERT, SC वर्मा, बहुत जो भी बुक आप लोग बोलेंगे, मेरे पास भी बहुत सारे बुक है, वहाँ से प्रॉब्लम्स करा ही सकते हैं। तो चलिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट और थैंक यू। और चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।